नमस्कार, आवाज इंडिया के खास कार्यक्रम आवाज चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और आज हम जिस बात पर चर्चा कर रहे हैं वो है 9 जून की सुबह हुआ मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर वो हादसा जिसमें 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 10 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं महाराष्ट्र रेल यात्री परिषद के अध्यक्ष कैलाश वर्मा जी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आवाज इंडिया में। नमस्कार, धन्यवाद। 9 जून की सुबह जैसे ही लोग उठे, उन्होंने सबसे पहले ये खबर सुनी कि एक मुंब्रा में लोकल में 10 लोग गिर गए हैं, 12 लोग गिर गए हैं, जिनमें से 4 ने अपनी जान गंवा दी है। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी? बिल्कुल, ये रेलवे के इतिहास में सबसे दुर्दैव घटना है, यानी भयानक घटना भी कह सकते हैं, क्योंकि पहली बार कोई 2 रेल एक साथ घसते हुए लोगों को यात्री गिर कर 10 करीब 4 लोग तो जगह पे ही ऑन द स्पॉट गिर गए और वो ख़त्म हो गए और बाकी के लोग जिंदगी और मौत पे अपने हॉस्पिटल में भर्ती है। तो यह सबसे बड़ी दुर्दैव घटना और सबसे खतरनाक है। किस तरह की घटना पहले मुंबई में हुई नहीं थी। लोग गद्दी से गिर जाते थे हाथ फिसलते हुए, लेकिन 2 ट्रेन के आपस में जाने से ये इस प्रकार की घटना होती है। तो निश्चित रूप से रेलवे का कहीं ना कहीं वो जो इनबैलेंस कह सकते हैं इसमें घटना में जो जिस प्रकार की घटना हुई है, इसमें रेलवे प्रशासन की कहाँ चूक हुई और यात्रियों से कहाँ चूक हुई, इसको इंगित दर्शाता है। मुझे लगता है कि यह घटना रेलवे प्रशासन और यात्रियों के लिए एक सबब है जी। लेकिन अगर बात कहें जिम्मेदारी लेने की, पब्लिक हर रोज ही जाती है और काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन अगर रेलवे की तरफ से कहें तो क्या इसमें रेलवे की एक बड़ी चूक मानी जाएगी? हाँ बिल्कुल, रेलवे करीब करीब आज तो देख रहे हैं कि मुंबई की ही लाइफलाइन है जी। अब तो लाइफलाइन में अगर ये डेथ लाइन हो जाती है तो कहीं ना कहीं इसका परिणाम रेलवे पे ही जाता है, क्योंकि लगभग 75 लाख यात्री यह रोज इसमें यात्रा करते हैं और उनकी दैनंदिन रोजमर्रा की जिंदगी है जो जहाँ घटना हुई है वो तो काफ़ी पुराना स्टेशन है हमारा। ठाणे से लेकर कलवा, मुंब्रा, दीवा, ये करीब 70-80 साल से हम देख रहे हैं कि 1853 में जब हुई, 1925 में ये ठाणे और मुंबई की जो रेलवे आई, उसके बाद से कि लगातार यह रेलवे मुंबई की सबसे जूनी रेलवे है, ब्रिटिश कालों जमाने से है। इसके बावजूद रेलवे में नए परिवर्तन है, डीसी से एसी हो गए, एसी से फिर अलग अलग कन्वर्जन हो गए और अभी आजकल नए टेक्नोलॉजी एसी तक एसी गाड़ियाँ चलने लगे। इसमें रेलवे ने कई बार प्रयोग किया है और अच्छे परिणाम भी देखने मिले, लेकिन इसके बावजूद भी एक अनुमानित ऐसा कह सकते हैं कि रेलवे में कहा गया है कि महाराष्ट्र में करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए सिर्फ रेलवे में इन्वेस्टमेंट किया गया है, उनको खर्चा कर वो इस अद्ययावत और उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। इसके बावजूद भी अगर इस प्रकार की घटना होती है तो कहीं ना कहीं ये इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर या रेलवे की जो प्रशासन है उसकी वो लापरवाही का कहीं ना कहीं नतीजा है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए जनसंख्या के हिसाब से, क्योंकि पहले लोग मुंबई में उतनी जनसंख्या नहीं थी जितनी ट्रेन थी, अभी जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन ट्रेनों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी आपको लग रहा है कहीं ना कहीं धीमे स्तर पर हो रही है? क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ रही है, लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, जैसा कि आपने खुद भी बोला, हम सभी जानते हैं कि लोकल जो है वो मुंबई करों की जीवन रेखा मानी जाती है। एक तो सबसे कम किराए में आप एक जगह से दूसरे जगह तक अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। दूसरी बात कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो सरकार को, आपको लगता है कि सरकार को चाहिए कि उसी हिसाब से ट्रेनों की संख्या, लोकल की संख्या भी बढ़ानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सर्विस तो बढ़े नहीं चाहिए। लगभग हम देख रहे हैं, हमने कहा कि 36 लाख सिर्फ सेंट्रल रेलवे में लोग यात्रा कर रहे हैं, उसके अनुपात में देखे हमने आज भी हमने कोच में देखा 1/1 कोच, तो 1 मीटर कोच में 18 से 20 लोग पैसेंजर उस पर खड़े होकर प्रवास कर रहे हैं। हमारे महानगर पालिका में नियम है, अगर किसी ट्रक में अगर 7 से ज़्यादा 8 अगर कोई गाय ले जाती है, कोई भेड़ बकरी ले जाती है तो तुरंत उसको पेनल्टी दी जाती है। यानी मानव अधिकार का हनन जहाँ कहीं होता हो तो वो रेलवे में होता है। इतने ज़्यादा खचाखच यात्री भरे हुए, उसके बावजूद रेलवे प्रशासन में जू नहीं रखती है कि नए सर्विसेज बढ़ा जाए। हाँ ठीक है,
आज जो सर्विसेज बढ़ी है वो मैक्सिमम बढ़ाई गई है और नई सर्विसेज बढ़ाने की गुंजाइश रेलवे पे नहीं है। लेकिन एक अल्टरनेटिव व्यवस्था, एक पर्यायी व्यवस्था भी उसको विचार करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जितनी सर्विस है उसको ठीक ढंग से, उसकी जो पंक्चुअलिटी है, जो नियमितता है, पंक्चुअलिटी व्यवस्था होना चाहिए। क्योंकि ये भीड़ कब होती है, कोई गाड़ी डिलेमेंट होती है या आने वाले दिन में कोई गाड़ियों में कहीं चूक होती है तो प्लेटफॉर्म भर जाता है और एक गाड़ी पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर ये गाड़ियों में आता है। विशेषतः जब वर्किंग डे होता है, जब काम काज का जो समय होता है, उस वक्त रेलवे की संख्या उस वक्त बढ़नी चाहिए। हमारे पास कम से कम 2 या 3 मिनट के बाद एक रेलवे है, 3 मिनट के बाद रेलवे चलती है। अगर रेलवे प्रशासन चाहे तो वो उसका भी मैनेजमेंट कर दे, क्योंकि सबसे बेस्ट आज पूरे विश्व में सबसे अच्छी जो परिचालन जो करती है आज रेलवे कर रही है। हमारे मुंबई की महानगर जो रेलवे कर रही है, परिचालन अच्छी ढंग से कर रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं, अभी ये हादसा हुआ, 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 10 लोग एडमिट हैं, तो कहीं ना कहीं रेलवे को आप जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, रेलवे तो प्रशासन जिम्मेदार है ही है, लेकिन साथ साथ में जो यात्री यात्रा कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अपनी गलती भी माने। क्योंकि जो यात्रा कर रहे थे वो लटकते हुए प्रवास कर रहे थे, उनकी बैग जो है, पीछे हमने कभी देखा कि हम जब गाड़ियों में चढ़ते समय वो अपना बैग पेट के आगे की तरफ रखते हैं, कुछ पीछे की तरफ रखते हैं और बैग लेकर, भारी भरकम बैग लेकर वो लटकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब 2 गाड़ियाँ आपस में आती हैं तो एक इनबैलेंस होती है, गाड़ी हिलती है। कहीं कहीं पे हम देखा है कि पटरी नीचे हुई या मिट्टी खिसक जाने के कारण वो पटरियाँ दब जाती है और गाड़ियों का इनबैलेंस होती है और उस वक्त दूसरी गाड़ी आती है। मैंने कल भी देखा था कि कर्व जो होता है, कर्व, उसमें सामने से गाड़ियाँ आने का एक आभास नहीं होता कि कब वो गाड़ी अपने क्रॉस कर जाए। वो अंदाज नहीं मिल पाने के कारण जो लटकते हुए जो प्रवास कर रहे थे वो मेरे ख्याल से उनके बैग से बैग लग गए होंगे और वो सारे के सारे लोग धड़ाम करके नीचे गिर गए। लेकिन इसमें यात्री को दोष है, साथ में रेलवे प्रशासन का भी दोष होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो सेफ्टी के जो नॉर्म्स बनाए हैं, जो अंतर है 2 ट्रैक के बीच में कितने अंतर होने चाहिए, इनबैलेंस हो जाती है गाड़ियों का स्प्रिंग है या गाड़ी का जो कोच का जो स्प्रिंग है वो किस तरह से काम कर रहे हैं, अगर उसकी जांच की जाती तो उस जगह पे उस जगह हादसा नहीं होता कि वहाँ वो थोड़ा सा दूरी बनाए रखती है और इस प्रकार की घटना नहीं होती। क्योंकि ये पहली बार हो रहा है इस तरह की घटना, क्योंकि हमेशा होता कि लोग फॉल कर नीचे गिर जाते थे, एक हाथ डूब जाते थे, लेकिन इस बार 10 लोग एक साथ भी गिरना, 11 लोग एक साथ में गिरना, कहीं ना कहीं प्रशासन ने इसकी जानकारी दी। और दूसरी बात है कि एक सेफ्टी की एक जाँच होती है उसमें ट्रैक पे, जो एक पायलट ट्रैक चलता है तो वो पता चलता है कि वो ट्रैक कहाँ धंसा हुआ है, कहाँ पे ऊंचा है, कहाँ पे गाड़ियाँ कितनी लोड ले रही है। क्योंकि हमारे देखा आपने कि डिसबैलेंस, तो आज भी हमारे यात्रियों देखा है कि 70 लाख 75 यात्री है, 36 लाख तो यात्री अपने सेंट्रल रेलवे में ही जा रहे हैं। खास करके करजत कसारा से जो लोड आता है थाना तक का, वो लोड सबसे ज़्यादा होता है। तो वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि आज भी 1 बाई 1 कोच के अंदर 15 से 20 लोग ट्रैवल करते हैं। एक महानगर पालिका में नियम है कि अगर किसी को अगर गाय भेड़ बकरी ले जाना है तो 7 से अगर 8 ले जाए तो उसको पेनल्टी मारा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नहीं, यहाँ मानवता की हद पार कर दिया उन्होंने, जानवरों से भी ज्यादा, जानवर से बदतर स्थिति हो गई है। तो इस तरह से कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें ट्रैवल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सर्विसेज जो बढ़ानी चाहिए था वो सर्विसेज बढ़ने पर, खास करके पीक आवर में। जो पीक आवर होता है, लोग सोमवार का समय था और सोमवार को मुझे लगता है कि बकरीद था, उसके पहले जो छुट्टियां थी, सारे के सारे लोग उस समय सोमवार के सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। और सबसे ज़्यादा जो आजू बाजू को जितने भी हमने देखा, जो जहाँ पे स्टेशन पर रुकती है, फुटफॉल जो होते हैं वो लाखों की संख्या में होती है। तो कभी कभी क्या होता है, कोई गाड़ियाँ अगर डिलेमेंट या देरी से आ गई, 3 मिनट भी 4 मिनट देरी हो गई, तो उनको लगता है कि यही आखिरी लोकल है, इसी में चढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें चढ़ने के कारण वह उसमें कैपेसिटी से बाहर हो जाता है और वो लोग लटक के गिर जाते हैं। एक्सीडेंट के यही कारण हो सकते हैं, उससे ज़्यादा ही नहीं। रेलवे प्रशासन अपना काम करती है, सर्विसें बढ़ती है। आज मुझे ऐसा लगता है कि जो 1680 के आसपास में जो यहाँ पर संख्या है, 1800 आसपास जो सर्विसेज हैं, वो इससे ज़्यादा वो रेलवे अब नहीं कर सकती। लेकिन इसमें हमने देखा है कि नई गाड़ियाँ, मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ को इंट्रोड्यूस किया उन्होंने, जो आजकल मेजर समर स्पेशल गाड़ियाँ चलती है, वो हमारे कहीं ना कहीं लोकल को डिस्टर्ब करती है। तो समर स्पेशल की गाड़ियाँ का मैनेजमेंट और ये लोकल का मैनेजमेंट, ये रेलवे प्रशासन का काम है कि किस प्रकार का उसको नियोजन करे। दूसरी बात थी कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, हमने कहा कि एक सेग्रीगेशन करना है,
सिर्फ एक जगह पे सिर्फ मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ जाए एक ट्रेन पे, और दूसरी जगह पे सिर्फ लोकल गाड़ियाँ जाए। लेकिन आज भी उसी पे मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ चल रही है, उसी पे लोकल चला रही है। तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन, वो जो गैप है, विशेषतर जो कल्याण का जो स्टेशन है, जहाँ पर करजत कसारा जो स्टेशन है वो करजत पे आती है, दोनों ट्रेन वहाँ पे थी, डायमंड हार्बर की तरह हो जाती है, यानी प्रायोरिटी किसको बड़ा दे? जंक्शन, बड़ा जंक्शन है। हमने कहा था उस 10 साल पहले भी था कि कल्याण का रीमॉडलिंग होगा, नए टेक्नोलॉजी, नई, उसमें मेल एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए अलग पाथ होगी और लोकल गाड़ियों के लिए अलग पाथ होगी। तो ये काफ़ी दिनों से काम चल रहा है। अगर ये काम भी अगर टाइम बाउंड में हो जाता तो यह कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा यहाँ पे मिलता है और नई सर्विसेज और सुरक्षा की दृष्टि से भी उसका उपयोग होता है। परंतु रेलवे प्रशासन ने इसका नियोजन काफ़ी देर से किया, क्योंकि उनको जो काम करने की जो गति है, विशेषतर हमारे यहाँ प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अपने जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है वो अपना काम कर रही है, कई जगह अमृतसर स्टेशन का काम अलग ढंग से चल रहा है, कई जगहों पे MRVC मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन अपना काम कर रही है। उसमें रेलवे के जो अधिकारी है वो कौन, उसका कम्युनिकेशन होता है कि नहीं। जैसे कुछ काम करना है तो हमने हमेशा कहा है कि DRM जो होता है ये उसका प्रमुख होता है रेलवे का अधिकारी का। DRM कभी कभी उनके काम को ब्लॉक ही नहीं दे पाता, समय काफ़ी दिन लगते ब्लॉक देने के, ब्लॉक दिया तो काम चले ना, तो कभी कभी कई सालों से, कई महीने तो ब्लॉक न देने के कारण वो काम देरी से होती है और उसका परिणाम ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में होता है। और विशेषतर जो राजनीतिक लोग हैं, जैसे हमने एरोली लिंक है, एरोली लिंक का काम हमने जब शुरू किया, झोपड़पट्टी का जो अगल बगल में झोपड़पट्टियाँ हैं और उसकी तरफ से एरोली लिंक का काम चल रहा था, तो उसमें राजनीतिक व्यक्ति था, वहाँ के व्यक्ति, मैं तो नाम लेके ही कह सकता हूँ कि वहाँ पे वो जितेंद्र अवार्ड मुंब्रा का कोई विधायक है, उन्होंने काम रुकवा दिया और कई सालों तक वो झोपड़पट्टी के विषय लोग नहीं हो पाने के कारण हमारे कई रेल प्रोजेक्ट वह नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक एक तो बदमाशी है ही उसमें और उसका परिणाम उसको देखने मिलता है। और रेलवे प्रशासन का जो ढीलापन है, जो ढिसाल बोलते हैं मराठी में, ढिसालपना, वो जो कारोबार है वो उसको कहीं ना कहीं सुस्त कारोबार को सही ढंग से लाने के लिए यह प्रयास करें कि कम से कम ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, लाइन सेपरेट हो जाए और इस प्रकार के रेलवे एक्सप्रेस गाड़ी को अलग से हो जाए और कई प्रकार के डिलेटमेंट ना हो, ना उसके, और विशेषतर कम्युनिकेशन जो संवाद है, कम्युनिकेशन, वो लोगों को प्रॉपर चले जाए। बाकी के सारे विषय हम तो प्रशासन से मिलकर बातचीत करते रहते हैं, एक प्रवासी संगठन बोलकर हम मिलते रहते हैं जी। यहाँ पे आपको रोक के एक प्रश्न पूछूंगी कि एक RTI के मुताबिक अगर हम पिछले 3 वर्षों का डेटा देखें तो 7,560 लोगों ने यात्रा के दौरान अपनी जान गंवाई है इस तरह के एक्सीडेंट में। क्या कहेंगे, जितनी जनसंख्या बढ़ रही है मुंबई की, जितने यात्री बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से रेलवे प्रशासन को या सरकार को लोकल ट्रेनों की आवाजाही की जो संख्या होती है, जो फेरी कहा जाता है, उसको बढ़ाना चाहिए? इस सेवा, मैंने कहा कि पहले ही सेवा बढ़ चुकी है, अभी नई सेवा देना गुंजाइश नहीं है रेलवे में। मैंने अधिकारियों से बात की, रेलवे कहते हैं कि हम 3 मिनट में एक लोकल सेवा चलाते हैं, 3 मिनट से ज़्यादा में हमारे पास सेवा गुंजाइश नहीं है। लेकिन हमारा कहना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट करिए थोड़ा सा, क्योंकि हमने कहा कि आपकी कैपेसिटी बढ़ाइए आपकी। आज हम 12 डब्बे की गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो 12 डब्बे की जगह पे आप 15 डब्बे के चलाइए, तो 30% कैपेसिटी उस कोच की, उस ट्रैक की बढ़ जाएगी। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, रेलवे के जो स्टेशन है उसका विस्तारीकरण करना पड़ेगा, कल्याण रीमॉडलिंग का काम जल्द गति से करना पड़ेगा। रेलवे के जो METP 3A एक प्रोजेक्ट है, वो काम जल्द गति, जैसा तीसरी और चौथी लाइन जो कह रहे हैं कि वहाँ से अलग लाइन चले, अंबरनाथ दीवा अंबरनाथ पे अलग होगा। विशेषतर कुछ गाड़ियों को टाइमेड एक जगह पे करना, जैसे दीवा से नई गाड़ी शुरू कर दो, जहाँ पे घटना हुई तो वो पैसेंजर वो बाहर से आए थाना तक आते आते 50% पैसेंजर तो उतर जाते हैं जी। सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ है, तो करजत कसारा से आने वाले, कल्याण से आने वाले जो थाना तक के, वो पैसेंजर का मूवमेंट वहाँ ज़्यादा है। तो आपको उसका नियोजन करना पड़ेगा कि वहाँ पर कैसी तरह से ये करे। तो आपको दीवा से नई गाड़ी शुरू करनी पड़ेगी, दीवा में स्टॉपेज देना पड़ेगा, और विशेषतर जहाँ पर जो फुटफॉल ज़्यादा है, आपको लगता है कि स्टेशन में ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको हॉल्ट देना ही पड़ेगा। जो मेजर स्टेशन, कल्याण, डोंबिवली, ये स्टेशनों पे आपको देना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि प्रशासन ने भी उसके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी, कहाँ पे किस स्टेशन पे फुटफॉल ज़्यादा है, कहाँ पे सुविधा देने, कहाँ पे स्टॉपेज देना है। मुझे लगता है कि जब मुंबई से शाम को हम जाते हैं तो मेल एक्सप्रेस गाड़ी यहाँ जाती है करजत कसारा और वहाँ तरफ, तो कुछ गाड़ियों को अब आजकल तो जो कोरोना के बाद
करजत कसारा पे गाड़ियों को हॉल्ट देना ही बंद कर दिया। पहले क्या होता था कि करजत कसारा गाड़ी जाती थी, उसमें सामान्य जो जनरल डब्बी में कोच में यात्री चले जाते थे उसी मेल एक्सप्रेस गाड़ियों में, और लोकल पर भार कम ही होता था। अब वो गाड़ियों को हॉल्ट निकाल देने से कई गाड़ियों में अब पूरा भार लोकल पे आ गया है। वही लोकल पे चढ़कर वो करजत कसारा पे जाते, और उसका कारण होता है कि लोकल पे अतिरिक्त भार होता है। मुझे लगता है कि मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को कुछ कोच में उनको छूट देना चाहिए, खासकर वो पास होल्डर बोलते हैं MST, उनको अगर वो दे देते हैं, अलाउ कर देते हैं, तो ये थोड़ा सा भार 30% लोगों का उसमें अलाउ हो जाएगा, तो वो कार्यक्रम कम से कम करजत कसारा जो डुबोली कल्याण जाना है उसके लिए वो आसानी हो जाएगी। जी चलिए, आपने बोला कि अब और जनसंख्या बढ़ाने की जो जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से लोकल की संख्या अब और नहीं बढ़ाई जा सकती है, तो कहीं ना कहीं समय और फिर लोकल के डब्बों को बढ़ाकर इसको कहीं कुछ कम किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से मुमरा का हादसा हुआ है, इसे देखते हुए हर तरफ से हमने कैलाश जी की प्रतिक्रिया सुनी कि उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है। हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं रेलवे से जुड़े हुए और कुछ राजनीतिक लोगों की इस हादसे के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया रही, आप वो सुनिए। दीवा और मुमरा के बीच लोकल ट्रेन से गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। जब 2 ट्रेनें क्रॉस कर रही थी तभी एक ट्रेन में झटका लगा और लटकते यात्रियों का बैलेंस बिगड़ा, वो सीधे पटरी पर जा गिरे। हादसा होते ही रेलवे ने कहा अब जांच होगी, लेकिन सवाल उठता है कब तक। मुंबई शहर के सेंट्रल रेलवे में प्रतिदिन 1810 लोकल ट्रेनों में प्रतिदिन 70 लाख पैसेंजर सफर करते हैं। वहीं वेस्टर्न रेलवे में 1394 लोकल ट्रेनों में करीब 35 लाख पैसेंजर यात्रा करते हैं। लेकिन इसी भीड़ में हर दिन औसतन 7 मौतें भी हो रही हैं, और अफसर मानो इन्हें सिस्टम की कीमत मान चुके हैं। बीते 20 सालों में 52,348 मौतें सिर्फ मुंबई लोकल ट्रेन के हादसों में हुई हैं। अकेले सेंट्रल रेलवे में 29,321 और वेस्टर्न रेलवे में 23,027 मौतें दर्ज हैं। अब रेलवे कहता है भविष्य में ऑटोमेटिक दरवाजे लगेंगे। सवाल उठता है इतनी मौतों के बाद ही क्यों सोचते हैं बदलाव। साल 2023 में मुंबई से सटे कल्याण शहर में 114 यात्रियों की मौत ट्रेन से गिरकर हुई। वहीं साल 2024 में ये आंकड़ा और बढ़ा और ये मौतें बढ़कर 116 के करीब पहुंच गई। वसई में पिछले 2 सालों में लगातार 45 के करीब मौतें हो रही हैं। क्या रेलवे को नहीं पता था कि ये स्टेशन मौत के जोन बन चुके हैं? फिर क्यों समय रहते कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए? NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में पिछले 5 सालों में तकरीबन 98,000 मौतें ट्रेन हादसों की वजह से हुई हैं। साल 2022 में अकेले महाराष्ट्र में 3,110 लोगों की जान गई ट्रेन से गिरने से या टकराने से। साल 2018 में 24,545 मौतें, साल 2019 में 24,619 मौतें, साल 2020 में कुछ गिरावट आई, लेकिन साल 2022 में फिर यही मौतें 20,792 तक पहुंच गई। सवाल साफ है, आंकड़े सरकार के पास थे, फिर सुरक्षा पर पहले निवेश क्यों नहीं हुआ? मुंबई से आवाज इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आवाज़ चर्चा में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको प्रतिक्रियाएं सुनाई कि किस तरह की प्रतिक्रिया है रेलवे प्रशासन की ओर से और या फिर राजनीतिक लोगों की ओर से। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम पिछले 20 साल का आंकड़ा देखते हैं तो कहीं ना कहीं सेंट्रल रेलवे में 29,321 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और वेस्टर्न रेलवे की बात करें तो 23,027 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कैलाश जी, अपनी बात को हम आगे बढ़ाएंगे और अब बात करेंगे सरकार वंदे भारत की ओर ध्यान दे रही है, मेट्रो ट्रेनों की ओर ध्यान दे रही है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा ध्यान लोकल ट्रेन पे देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे एक बहुत छोटा तबका जो रहता है वो भी अपने गंतव्य तक जाने के लिए इन लोकल ट्रेन्स को यूज़ करता है। अगर हम मेट्रो ट्रेन की बात करें, मेट्रो की बात करें, तो उसका टिकट का किराया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। बुलेट ट्रेन जब आएगी
तब देखेंगे कि उसका कितना किराया रहता है। लेकिन लोकल का किराया बहुत कम मात्रा में रहता है और लोग अपनी जगह तक पहुंच जाते हैं। आपको लगता है कि इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है सरकार को, रेलवे प्रशासन को? बिल्कुल, मैंने कहा कि मुंबई के जो चाकरमान्य कह सकते हैं, जो कामगार वर्ग है, जी। अपने पेट की उधर निर्वाह करने के लिए करजत कसारा से लेकर यहाँ पूना से और यहाँ विरार से इतने लंबे से प्रवास करते हुए चर्चगेट अपने गंतव्य स्थान में जाता है। आज आपने देखा है कि सबसे चिपेस्ट मोड यानी सबसे सस्ता मोड जो कोई होगा तो ये लोकल है। जी। और सस्ता मोड होने के कारण लोगों का पूरा ध्यान लोकल पे ही होता है, क्योंकि हमने कहा कि ये लाइफलाइन है और इसी से उनका उधर निर्भर होता है। यानी अगर लाइफलाइन रुक गई तो उसका अर्थ कारण जो होता है, जी। जो उनकी जो उपजीविका है, वो कहीं ना कहीं उसको ठप पड़ जाती है। तो मुझे लगता है कि रेलवे पे प्रशासन ने ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा आपने कहा कि वंदे भारत ट्रेन आ रही है, AC कोचेस आ रही है, ये सारे ठीक है, ये एडवांस विकसित भारत में ये सब आवश्यकता है। लेकिन सामान्य जो गरीब से गरीब तबका है उसके बारे में भी विचार करने के लिए रेलवे प्रशासन ने निश्चित रूप से उसका ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि आज भी देखने लगा, मैं भी रेलवे के कई समिति में था, तो जो आंकड़े आए यानी उसके अंदर 27 से 28 पैसे पर किलोमीटर आज भी फेयर है। अगर हमने देखा कि AC का जो फेयर है वो 90 रुपया है, तो फर्स्ट क्लास के 70 रुपये है, तो मात्र 10 रुपये यह सिर्फ इसके फेयर है। कहाँ 100 रुपये, कहाँ 10 रुपये। तो वो स्वाभाविक है, जो चाकरमान्य, जो गरीब तबका है, जो कामगार वर्ग है, वो अपने पेट वो पैसे बचाते हुए वो प्रवास करेगा और लटकते हुए बोलते ना जीवन अपनी मुट्ठी में लेकर वो प्रवास करता है, यात्रा करता है, तो उसका पैसे बच जाते हैं। तो वो नहीं चाहेगा कि किसी महंगे मोड को या सस्ते मोड को वो उसका उपयोग करे। आने वाले दिनों में अगर उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है तो वो निश्चित रूप से वो AC का ट्रेन या वंदे भारत जैसी ट्रेन को उपयोग कर सकता है। मुझे लगता है कि जो मुंबई के जो यात्रा करने वाले सस्ता मोड जो है उसके बारे में रेलवे ने विचार करने की आवश्यकता है। हमने कहा कि सबसे जो AC, अगर आप आजकल चल रही चर्चा कि स्वचालित दरवाजे वाले AC ट्रेन चलाई जाए, हमने भी यही कहा कि अगर किसी, पहला सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा ये महत्व का है। अगर कोई एक व्यक्ति अगर गिर के मरता है तो अक्खा उसका परिवार उससे ध्वस्त हो जाता है। माने कमाने वाला एक ही व्यक्ति होता है, अगर कोई गिर के मरता है तो पूरा परिवार उससे बर्बाद हो जाता है। नहीं, 4 जिंदगी उस पर टिकी हुई होती है जी। तो उसके बारे में विचार करते हुए ये स्वचालित, ये जो ऑटोमेटिक जो है AC वाले, वो गाड़ी चलाया जाए। लेकिन उसके जो फेयर है वो भी चाहता है कि फेयर इतने कैसे दे सके। तो हमने भी सुझाव दिया था कि फर्स्ट क्लास की जो अभी अब चल रहा है, तो फर्स्ट क्लास का कॉन्सेप्ट बंद कर दीजिए। फर्स्ट क्लास के जितने भी पैसेंजर उनको AC में कन्वर्ट कर दीजिए, उनको अलाउ कर दीजिए AC के अंदर। तो उससे क्या होगा, फर्स्ट क्लास के जो 3 कोचेस अलग अलग होते हैं उसको जनरल कन्वर्ट करके ये सामान्य लोगों के लिए उनको यात्रा में हुआ कर दीजिए। विशेषतर महिलाओं का जो है वो भी आजकल 50% महिलाएं और 50% पुरुष हो चुके हैं। हम समानता की बात करते हैं तो कम से कम महिलाओं का कोच तो बढ़ाया जाए। कल के एक्सीडेंट में एक महिला भी गई, वो भी फर्स्ट क्लास की, तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा के बारे में विचार करें, तो महिलाओं का कोच भी बढ़े। और साथ साथ में जो सामान्य व्यक्ति है, जो चाकरमान्य है, जो मजदूर है, कामगार वर्ग है, उसके बारे में विचार करें। तो कोच की रचना करते समय उसका भी विचार करें। आने वाले दिन अगर AC रैक बनती, सारी गाड़ियां अगर KC कोच में कन्वर्ट भी होती है तो फेयर जो होगा वो सामान्य, जैसे आज जैसे आपने जनरल गाड़ी में जो AC का जो फर्स्ट क्लास का जो रचना है, वैसा ही AC गाड़ी में उसकी रचना तैयार करें। AC की रचना में क्या होगा, एक फर्स्ट क्लास वालों को लिए कुशन वाले एक AC के अंदर व्यवस्था कर लगाएं और कई जगह पे सामान्य लगाएं, तो उससे फेयर कम कर दें। आप 10 की जगह 20 के 30 रुपये देने के लिए अभी हम तैयार हैं, लेकिन 100 रुपये देने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आपको फेयर कम कर दी 50%। और जो फर्स्ट क्लास में प्रवास करते हैं जो AC के अंदर, वो कुशन लगा के उनको उतना ही फेयर रखें। मतलब उससे क्या होगा, इन बैलेंस बना रहेगा। और विशेषकर वो जो सरकारी कर्मचारी है, हमने कहा कि समय का उपयोग, उन वाले जो एक्सीडेंट होने के कारण क्या है कि वो सब जल्दी होता है सभी को, तो हमने कहा कि उनको उसका समय का नियोजन करो। समय का नियोजन करना है तो सरकारी कर्मचारियों को एक विशेष पास दिया जाए,
या उनको बता दिया कि आपको ये समय में आपको ट्रैवल करना है। उसके बाद कर्मचारी वर्ग प्राइवेट कंपनियों को उसके बाद ये ट्रैवल करना है। इससे एक स्लैब बन जाएगा कि ये समय पे सामान्य लोग आ सकते हैं, ये समय पे सरकारी कर्मचारी उससे जुड़े लोग आ सकते हैं। उससे क्राउड का मैनेजमेंट होगा और वही लोग प्रवास करेंगे, इसलिए कोई भीड़ नहीं होगी, गर्दी नहीं होगी। हम एक पैसेंजर एसोसिएशन का नाते जब जब जहाँ भीड़ होती है तो आरपीएफ की सुरक्षा के लेकर हमने उनसे लाइन लगा कर कोच में चढ़ने की व्यवस्था कई जगहों पर देखा। हमने बोरीवली में शुरुआत की, विरार में शुरुआत की, यहाँ कल्याण में भी हमने प्रयास किया था कि लोग लाइन से अंदर कोच में जहाँ से गाड़ियाँ शुरुआत होती है, रिवर्स होती है। तो कई जगह पे हमने कुछ नियम बनाए और विशेषकर जो लटकने वाले लोग हैं, कभी कभी ऐसा होता है गाड़ियां अंदर से खाली होती है और वो लटकते ही प्रवास करते हैं। तो ऐसे लोगों को आरपीएफ ने कहीं ना कहीं उसका डंडा, कानून का डंडा उसका उपयोग करे, उसका वो लटकते हैं, जो लटकते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो। क्यों लटके जब अंदर जगह खाली है? अगर जगह खाली नहीं है तो बात अलग है, लेकिन आप लटकते क्यों हो? लोगों की दूसरे की जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहे हो? तो हम इस प्रकार का हम लोग संवाद, हमने लोगों से अवेयरनेस का कार्यक्रम हम करते हैं। खास करके हमने कहा कि लोग पेट के बैग लटका के लगते हैं और वो जो लटका हाथ पैर के नीचे रखिए ना। आप अगर आप पेट पे रखते हैं, पीठ पे रखते हैं, तो जहाँ पर दो व्यक्ति खड़े हो सकते वहाँ एक ही खड़ा हो पाएगा। तो लगेज रैक आपके लिए किस लिए बनाया गया है? तो लगेज रख पे रखिए, पैर के नीचे रखिए, जिससे अपना गैप होगा बीच का, जो वो कमरे वो जो गैप है वो कम हो जाएगा, लोगों को आसानी से चढ़ने और उतरने में परेशानी नहीं होगी। आपने ऑटोमेटिक डोर की बात की, क्या आपको लगता है कि अगर ऑटोमेटिक डोर लग जाते हैं तो लटकने वाला जो एक सिस्टम बना लिया गया है भीड़ में वो कम हो जाएगा? लेकिन क्या इससे हादसों में कमी आएगी? बिल्कुल, हमने तो यही रखा है कि जीरो एक्सीडेंट एक कॉन्सेप्ट है कि शून्य अपघात मरने कहते हैं। तो वो शून्य एक्सीडेंट ना होने के लिए यह कॉन्सेप्ट अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए जो सिस्टम है, क्योंकि आज भी हमने देखा है कि जो वेंटिलेशन अंदर कभी अगर कुछ फॉल्ट हो गया तो वेंटिलेशन के बारे में क्या उसका सिस्टम बना सकते हैं क्या? कई बार देखा है कि एसी फेल हो गया है, तो वेंटिलेशन की व्यवस्था क्या करेंगे? तो उस प्रकार की टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा। अगर वो चलते हैं तो ठीक है, अन्यथा वो जापान में जो आरपीएफ और को लगा रखना पड़ता है, लोगों को ठूस ठूस के अंदर भेजना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग करना है और यह सोचे तो होना भी चाहिए। आने वाले 2 साल में, अभी तो हम कोच कम हो रहे हैं, आने वाले 2 साल में ये स्वचालित जितने भी ऐसी गाड़ियां हैं ये सारी की सारी आ जाएगी और ये पुराने जितने भी जनरल कोचेस है सारे निकल जाएगी 2 साल में। मुझे ख्याल से ये एमआरवीसी का प्रोजेक्ट के अंदर 253 कोचेस एसी के ये आने वाले हैं। जो अल्टरनेटिव जो रैक जो चल रहे हैं मेधा और सीमेंस के रैक, उसको हम रिप्लेस करेंगे। तो यह कहीं ना कहीं सुरक्षा दृष्टि से रेलवे भी काम कर रही है, हम भी प्रयास कर रहे हैं कि उसका फेयर देखते हुए उसको भी उसके संरचना में बदल करते हुए और लोगों को, सामान्य लोगों के लिए गाड़ी चलाए, जो डोर क्लोजर बंद रहे और किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। अगर सुरक्षा की बात कर रहे हैं हम, तो सुरक्षा के लिए कहना चाहेंगे कि अगर रेलवे प्रशासन, पब्लिक तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, और अगर कल के हम एक्सीडेंट की बात करें, मुमरा वाले 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई, अगर मुआवजे की बात की जाए या उनको किसी तरह की हेल्प की बात की जाए तो सरकार तो कर ही चुकी है। जैसे कल वाले मामले में भी सरकार ने 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की बात कही है। लेकिन रेलवे की बात करें तो रेलवे किस तरह से इनकी मदद कर पाता है इस तरह की घटनाओं में? अभी आपने स्टेटमेंट सुना होगा, रेलवे के जो जनसंपर्क अधिकारी है जी, उन्होंने कहा कि रेलवे फुटबोर्ड पर यात्रा करना अपराध है जी। अगर अपराध है तो फिर उसको क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि रेलवे फुटपाथ पर खड़े होकर वो गिर गए तो उसको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा रेलवे के नियमानुसार। अगर मानव दृष्टिकोण से करें तो वो रेलवे का एक ट्रिब्यूनल कोड होता है, वो ट्रिब्यूनल कोड में जो तय होता है 8 लाख रुपए उनके कुछ तय होते हैं, वो देना पड़ता है उनको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि रेलवे प्रशासन ऑन द स्पॉट पे कुछ छोटे मोटे मुआवजे देती है। लेकिन रेलवे में एक सिस्टम होना चाहिए, अगर रेलवे की एक्सीडेंट से, रेलवे की गलती से कुछ हादसे होते हैं तो रेलवे के लिए जवाबदेही होती है उनको पैसे देना। तो वो अभी उसको सिद्ध करना पड़ता है। अगर आज कल की घटना के बाद वो उसको जो उनके परिवार को सिद्ध करना पड़ेगा कि रेलवे के कारण ही यह सारी गड़बड़ हुई है। वो तो कहेंगे कि आपने फुटबॉल पर यात्रा की और उसके कारण फॉल होकर गिर गए तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। सिर्फ संवेदनहीन जी है रेलवे में है। अब ये मैं मानता हूँ कि कोई एक मुआवजा मिलने के लिए 8 से 10 साल लगते हैं एक मुआवजा लेने के लिए। जैसे राज्य शासन और केंद्र सरकार तुरंत उनको
पैसे दे देती है, रेलवे से पैसे आने के लिए 8 से 10 साल तक इंतजार करना पड़ता है। ये संवादहीनता, ये जो उनकी जो मानवीयता दृष्टिकोण है, ये रेलवे को बदलना पड़ेगा। उसको तुरंत कैसे पैसे मिल सकते हैं, उनकी जांच करें, क्योंकि इसकी जांच जीआरपी करती है, फिर कई प्रकार की समिति बैठाई जाती है, उसके बाद फिर उसके बारे में उसका निर्णय लिया जाता है। ये प्रक्रिया खूब देर तक चलता है। जी। तो रेलवे ने इसके बारे में विचार करना खुद चाहिए। 15-20 साल से इस काम में लगे हुए हैं, यात्रियों की सुरक्षा के लिए आप बात करते हैं, उनके मुद्दे उठाते हैं। आप लोगों ने ऐसे ही कुछ चर्चा रखी है सरकार के सामने कि इस तरह के अगर हादसे होते हैं तो यात्रियों को कोई सुविधा मिले, किसी तरह का मुआवजा मिले रेलवे की तरफ से? मैं पिछले 2017 में माननीय मंत्री, रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु जी, उसमें एक एक्सीडेंट अपघात निवारण समिति बनाई थी, उसका मैं सदस्य था। तो हमने कुछ सुझाव दिए थे कि रेलवे एक्सीडेंट होने के बाद क्या कर सकते हैं हम, किस प्रकार का। मैंने भी कहा कि जो पुराने ढांचे थे, जी। एक एक्सीडेंट होने के बाद वो हमाल आते थे, उसको भेड़ बकरी को तरह ले जाते थे। आपने कल देखा होगा कि कल जो एक्सीडेंट हुए तो वो ट्रैक पे पड़े हुए थे, वहाँ ना कोई स्ट्रेचर था, ना कोई गड़बड़, ना कोई ले जाने वाला था, कैसे पकड़ के कंधे पे उठा ले जा रहे हैं। यानी रेलवे की संवेदनता है ही नहीं। उनके स्टेशन मास्टर के पास स्ट्रेचर नहीं है, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उनके पास यूनिट नहीं खड़ा। हमने इतनी सूचना देने के बावजूद भी वो ट्रैक पे लाशों को गिनवा रहे हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 ये लाशें पड़ी हुई है। हमने कहा कि गोल्डन आवर और भी जान बचा। मेरे ख्याल से उनको देरी हो गई इसके कारण, नहीं तो 1-2 जान जा सकती थी, 4 नहीं जाते थे। तो ये गोल्डन आवर कहते हैं ना, जिस एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत उनको नियरेस्ट मैंने 1 किलोमीटर के अंदर पे अच्छे हॉस्पिटल में ले जाके उसका उपचार कराना। जब हम समिति में थे तो हमने यही किया। हमने स्टेशन मास्टर के पास पैसे की कमी थी, बोले हमारे पास पैसे आएंगे तो हम उनको एम्बुलेंस में लेके जाएंगे। 108 का तो ये संकल्पना अभी आई है एम्बुलेंस वगैरह देने की। अभी एम्बुलेंस के लिए जगह भी नहीं मिलती है। तो ये सबसे मतलब कहीं टैक्सी होगी, कोई लोकल गाड़ियाँ, स्टेशन मास्टर का एक जीआरपी पहले मेमो बनाता था, फिर उसके बाद स्टेशन मास्टर के पास जाता था, स्टेशन मास्टर फिर उनको कर्दली को ऑर्डर देता था। ये प्रक्रिया पे चलती थी। ये प्रक्रिया में वो बेचारा वो अपनी जान गंवा देता। हमने कहा कि पहले जो भी जिसने भी देखा हो वो पहले स्पॉट पर लेके जाओ, जो भी पंचनामा करना है वो हॉस्पिटल में करे, जो नियरेस्ट हॉस्पिटल में होगा। दूसरी बात है कि रेलवे और हॉस्पिटल का कोई टाइप किया हुआ है क्या? हमने सूचना करके रेलवे और सूचना मतलब नियरेस्ट जो हॉस्पिटल होगा, भले वो प्राइवेट हो, लेकिन पूरा पैसा रेलवे देगी। तो हमने कहा कि गोल्डन आवर में ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सीडेंट होते केसेस होते हैं उनको तुरंत उस हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए, उससे ज़्यादा से जल्दी जान बचाई जाती है। हम प्रयास करेंगे। उस समय पर स्ट्रेचर नहीं है, समय पर सारी व्यवस्था नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? इसलिए यार हाई कोर्ट का आदेश अनुसार ये सारी प्रक्रिया करी गई। और एक्सीडेंट मैंने भी सूचना की थी कि जो जहाँ हम रेलवे के लोकल पर चढ़ते हैं तो जो बीच का रॉड होता है उसको रफ किया जाए, बफरिंग किया जाए, जिससे कोई स्लिप ना हो। फुट बोर्ड जो होगा जब हम चढ़ते हैं वहाँ पे दाते का निशान है, मतलब जिससे पैर स्लिप ना हो, लोग स्लिप में गैप में गिर ना जाए। पहले होता था कि स्टेशन और फुटबोर्ड का जो गैप है वो 1-1 फुट हुआ करता था। तो हम लोग सूचना करते करते उसको पैरेलल में लेकर आए। तो यह कहीं सूचना करने के बावजूद धीरे धीरे यह काम हो रहा है। लेकिन जो सुस्त काम हो रहा है, जो सूचना देना चाहिए वो कम नहीं। विशेषतर तो पंक्चुअलिटी का विषय है। आजकल तर पंक्चुअलिटी का विषय के लोगों को मोबाइल पे सब अलर्ट होना चाहिए कि आपकी गाड़ी विलम्ब है तो अलर्ट दे। आजकल मेल एक्सप्रेस गाड़ियाँ आपने देखा ना, बांद्रा में एक घटना हुई थी, भगदड़ मची थी। बांद्रा में, दिल्ली में हुई थी, बांद्रा में घटनाएं हुई थी, उसमें वही हो जाता है कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन। लोगों को बताना चाहिए कि भाई स्टेशन प्लेटफॉर्म जो अनाउंसमेंट होता है जो ना वो पहले प्रॉपर देने चाहिए कि गाड़ियाँ प्लेटफॉर्म पर आने के बाद ही लोग पकड़े। वो वहाँ गए कैसे? मतलब सुरक्षा बल वाले लोगों को ध्यान में नहीं था क्या कि प्लेटफॉर्म पे? दूसरी बात है गाड़ी अगर 3 नंबर है तो 4 नंबर पे कैसी गाड़ियाँ आ रही है? तो उसका अलर्ट लोगों को पहले ही मिल जाए, स्टेशन मास्टर को मालूम पड़ जाता है आधा 15-20 मिनट पहले की ये गाड़ियों को डाइवर्शन 3 नंबर पे किया क्या 4 नंबर। तो अनाउंसमेंट प्रॉपर हो तो लोगों को अपनी मिस करना, क्यों भारी लगेज लेकर लोग जाते हैं और उसी में अपना सामान खो देते हैं। और जो ब्रिज के ऊपर जो भगदड़ मच जाती है, विशेषकर जब परेल में देखा था कि नैरो गेट ब्रिज के कारण कई भगदड़ मची थी प्रभा देवी में, वो बरसात आने के कारण। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है। उसके बारे में रेलवे प्रशासन ने अनाउंसमेंट, ये बहुत ही ज़रूरत है। कम्युनिकेशन गैप के कारण कभी कभी यात्रियों को समझ में नहीं पाता और इसका मतलब भुर्दंड ये यात्रियों को आना पड़ता है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं
जो यात्री हैं उनकी गलतियां तो होती ही हैं कि वो भीड़ में चढ़ते हैं, खास करके वो एकदम लटक के चढ़ते हैं, अपना सामान लगेज लेके चढ़ते हैं और इससे कई बार इस तरह के हादसे हो जाते हैं। लेकिन रेलवे प्रशासन भी सीधे तौर पर इससे अपना हाथ नहीं झटक सकता है, उसे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और उसे भी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जाए, उनकी जो फेरी होती है उनको बढ़ाया जाए ताकि कुछ हद तक इस तरह के हादसों को कम किया जा सके। कैलाश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे ख़ास कार्यक्रम आवाज़ चर्चा में जो हमने बात की मुंब्रा स्टेशन पर हुए हादसे की, तो इस हादसे से हम सभी को सबक लेना चाहिए, चाहे वो हमारे नेतागण हों, उन्हें चाहिए कि वो इन चीज़ों पर ध्यान दें, सरकार से चर्चा करें और जो सुविधाएं मिल सकती हैं वो सुविधाएं दिलाई जाएं यात्रियों को। रेलवे प्रशासन को भी चाहिए कि वो रेलवे स्टेशनों पर इस तरह की जो भीड़ होती है उसे कैसे संयमित कर सकते हैं, किस तरह की, जैसे कैलाश जी ने कहा कि इन्फॉर्मेशन दें, उन्हें मैसेजेस दें। अगर ट्रेनें दूसरे प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं तो पहले से यात्रियों को पता चल जाए जिससे भीड़ भाड़ ना बढ़े। अगर ट्रेनें कैंसिल होती हैं तो यात्रियों को बताया जाए कि इसके बाद भी ट्रेन आने वाली है। तो संयम के साथ आप यात्रा करें और अपनी जान को जोखिम में ना डालें, क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे आपका पूरा परिवार है जिसे आपको समझना होगा। और इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा को ख़त्म करते हैं। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।